स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल। और आज जो तीन मुद्दे हम आपके सामने लेकर आए हैं, राहुल जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उन पर अंकुश, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भी खेल रहे हैं विक्टिम कार्ड। मुद्दा नंबर 2, आम बजट से आखिर कौन खुश है जिसने इंडिया गठबंधन में बला की एकता ला दी है। और मुद्दा नंबर 3, कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार का, यह कहा जाए भाजपा का फरमान, उस पर सुप्रीम कोर्ट हमलावर, धराशायी हो गया है योगी का बुलडोजर मॉडल। मगर हम शुरुआत करना चाहेंगे संसद में जो चल रहा है। जी हां, राहुल गांधी किसानों से मिलने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोका जाता है, वो बवाल करते हैं, फिर अनुमति दी जाती है। राहुल गांधी जब शिक्षा के अंदर मुद्दे उठाते हैं, सिस्टम की खामी का मुद्दा उठाते हैं, तो भाजपा कहती है माफी मांगो। मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरा गला घोटा जा रहा है, जबकि विपक्ष के माइक ऑफ किए जाते हैं। राहुल गांधी की स्पीच को 19 जगहों से नोचा जाता है, उनकी सांसदी छीन ली जाती है। किस बात का विक्टिम कार्ड? क्या है इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करेंगी भाषा। अभिसार, एक बात साफ है कि जिस तरह से मोदी जी गुस्से में तमतमाए हुए बजट सेशन की शुरुआत में बोलते हैं, उससे साफ है कि उन्हें राहुल गांधी की ताकत का आभास हो गया है और इसीलिए शुरुआत में ही वो चाहते हैं कि उनके ऊपर दया की जाए और साथ ही साथ आगे का सत्र कैसे चलेगा और विपक्ष के ऊपर किस तरह का हमला होगा, इसका एजेंडा भी सेट करते हैं। लेकिन इस गलती में रहते हैं, राहुल की ताकत को वो मान लेते हैं कि राहुल ज्यादा पावरफुल हैं, ज्यादा देखा जा रहा है। उनके भाषण की जगह राहुल गांधी की भाषण की टीआरपी सदन के भीतर भी ज्यादा है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है, जब प्रधानमंत्री बार बार विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि मेरा गला घोंटा जा रहा है, मुझे गालियां पड़ रही हैं, तो वो अपने पद की गरिमा को कम कर रहे हैं। अब तो शायद उनके अंधभक्त भी नहीं मानते हैं कि प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया जाता है। मगर हो क्या रहा है, प्रधानमंत्री ये जो बार बार कर रहे हैं ना, उससे राहुल का कद बढ़ रहा है, क्योंकि राहुल मुद्दे पर बने हुए हैं। मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? हाँ, मेरा भी यही मानना है कि राहुल जनता से जुड़ रहे हैं, जनता के सवालों से जुड़ रहे हैं। इसी वजह से वो एक चुनौती बने हैं और मोदी और उनकी सरकार जनता से लगातार कट रही है। जनादेश भी इसका उदाहरण है। यही वजह है कि वो एक राहुल को एक बड़ा खतरा मान रहे हैं आगे के लिए, इसलिए उन पर ज्यादा हमलावर है। भाषा, आपने देखा होगा जब राहुल कहते हैं सिस्टम बिका हुआ है अमीरों के हाथों, तो वो मुद्दे उठा रहे हैं। हमने देखा भाई, गोधरा में 2.5 करोड़ मिला था ना एक व्यक्ति के पास। हमने देखा था कि भाई मदद से चीटिंग कराई जा रही है। हमने देखा किस तरह से कुछ लोग एक ही सेंटर को चुन रहे हैं। ये दिक्कत दिखाई दे रही है। हमने देखा 4 लाख विद्यार्थियों के जो मार्क्स हैं, 5 मार्क्स कम किए गए। दिस इज अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम। अब अगर राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे हैं तो आप कह रहे हैं माफी मांगो। और आप देखिए कि सब कुछ होने के बावजूद जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ग्रेट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वो पहले दिन से अभी तक यही बोले जा रहे हैं कि ज्यादा गड़बड़ी नहीं हुई है और कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जबकि आपके नाक के नीचे आपकी अपनी सरकारें, मतलब गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है ना, जिसने, और बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ जैसे पहले मोदी जी बोलते थे झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, उसी तरह से तमाम जो मंत्री हैं उसी क्रम में चल रहे हैं। और शिक्षा तो मुझे लगता है बहुत बड़ा संकट है। नीट यूजी 24 लाख बच्चे, सीयूटी 14 लाख बच्चे। तो आप देखिए कि अगर इन दोनों को आप मिला दीजिए, और एनटीए पे कोई बात नहीं। एनटीए के आप चेयरमैन ऐसा व्यक्ति है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जिसके लिंक्स और जिसकी पूरी की पूरी इनकम्पिटेंसी साबित हो चुकी है आज की तारीख में, लेकिन वो बना हुआ है। और छात्र इतने बड़े पैमाने पर, और राहुल गांधी ने कहा ना कि सिर्फ ये छात्रों का नहीं, यहाँ जो पूरा विपक्ष बैठा हुआ है वो कन्विंस है कि एजुकेशन में जो आपका माफिया है आरएसएस वाला, उसने बंटाढार कर रखा है। तो एजेंडा सेट कर रहे हैं राहुल गांधी। अब ऐसे में जब वो सिस्टम का सवाल उठा रहे हैं तो वाजिब है, आप हर मुद्दे पर उसे टारगेट कर रहे हैं। किसानों से मिलने आता है, बताइए, वहां पर भी रुकावट पैदा की जाती है। ये तो हद है ना। मतलब संसद के अंदर एक भाजपा सांसद की मदद से कुछ लोग पहुंच जाते हैं और वो लोग चीजें फेंकते हैं, बवाल मचता है, वो सब सही है। मगर किसान नहीं मिल सकते साहब, उस पर आप रुकावटें लाओगे।
हाँ, तो चाहे नीट यूजी का मामला है, चाहे किसानों का मामला है, राहुल यही बात उठा रहे हैं और वो लोगों तक पहुंच भी रही है। और जैसे इसमें मुझे एक और है कि भाई बीजेपी वाले या सरकार सत्ता पक्ष उन्हें विरोध करे, ठीक है, जो स्पीकर हैं वो भी उससे आगे जाकर सफाई देते हैं कि देश की बदनामी होगी अगर आप शिक्षा को पर सवाल उठाएंगे। मेरा मानना है कि सवाल उठाने से देश बदनाम नहीं होता, ये घोटाले होने से देश बदनाम होता है, ये गड़बड़ी होने से। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं कहता हूं कि उसने निराश किया उस तरह से, चलिए आप परीक्षा नहीं स्थगित करते, लेकिन आपको कोई जिम्मेदारी तय करनी थी, कुछ इस्तीफे होने थे, कुछ जवाबदेही तय होनी थी। आप बात कर रहे हैं स्पीकर साहब की। कल तो कितनी हास्यास्पद चीज हुई, स्पीकर ये ताना देने लगे कि भाई नोटबंदी क्यों उठा रहे हैं। उसके बाद 2019 में बीजेपी चुनाव जीत गई, 50 साल पुराने वाले आपातकाल पर आप बहस करवाते हो, नेहरू की चर्चा होती है। क्या करारा जवाब दिया अभिषेक बनर्जी ने, क्या करारा जवाब दिया अभिषेक बनर्जी ने। देखिए, अभिषेक बनर्जी ने एक एजेंडा भी सेट कर दिया और जिस तरह से, जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, सटायर भी था, हास्य भी था और एक तीखा प्रहार था, पॉलिटिकल प्रहार था। मुझे लगता है कि इस बार जो बजट सत्र है, इसने जो सबक सिखाने की कोशिश की है मोदी जी को और स्पीकर महोदय को, वो सबक सीखे ना सीखे लेकिन लोग देख रहे हैं। जो टेलीकास्ट होता है उससे देखिए, जो अभिषेक बनर्जी की स्पीच है उसके जो पीसेस हैं वो कितने वायरल हुए हैं, कितने लोग देख रहे हैं। इससे ये भी लग रहा है कि बजट वाला ये जो पूरा सत्र है अभिसार, ये एक गेम चेंजर हो रहा है, क्योंकि नरेशन सारा का सारा विपक्ष सेट कर रहा है और अखबार और मीडिया को भी मजबूरी में ही दिल पर पत्थर रखकर ही लेकिन उसे दिखाना पड़ रहा है। और क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री को आभास हो गया था? आप पहले ही दिन क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री का गला घोटा जा रहा है। आप जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या लगी मुकुल? जब मोदी जी वो बात कह रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो। अरे आप बात अपनी कर रहे हो, गला घोटने की बात। क्या देश की जनता ने नहीं देखा कि राहुल गांधी ने जब अडानी का जिक्र किया था, 19 जगह से उनके स्पीच को नोचा गया था। उसके बाद रहस्यमय तरीके से वो जो मोदी वाला मामला है वो उग्र हो जाता है, उनकी सांसदी चली जाती है, उनका घर छीन लिया जाता है। अरे आपके आलोचक तो यूएपीए के अंतर्गत जेलों में बंद हैं। जी, मैं वही आपके सवाल उठाने वाले संस्थाओं पर ईडी, यूएपीए, इनकम टैक्स सबके रेट पड़ते हैं। किस बात का रोना? 5.5 घंटा हम ऐसा बता रहे हैं, ऐसे मिनट काउंट कर रहे थे। प्रधानमंत्री का गला नहीं घोटा जा रहा है और इनकी नीतियों से और इनके मनमाने आदेशों से जिस तरह जनता का गला घोटा गया, देश का गला घोटा गया, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इस तरह से ये विक्टिम कार्ड, अब लोगों को इस पर हंसी आने लगी है, दया भी नहीं आती, हंसी आने लगी है कि ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि भक्त भी नहीं मानेंगे। मतलब भक्त को सोचेंगे, अरे यह शख्स तो अभी तक 56 इंच की छाती वाली बात थी। यहीं पे मेरा सवाल, भाषा एक मिनट, वहीं पे मेरा सवाल, आपको लगता है इससे मोदी हर गुजरते दिन के साथ कमजोर दिख रहे हैं राजनीतिक तौर पर? क्योंकि देखिए बौखलाहट दिख रही है, मगर उस बौखलाहट को उनके भक्त जो थे गुस्से के तौर पर, रौद्र रूप के तौर पर देखते थे, मगर अब जो है ना वो बौखलाहट दिख रही है भाषा जी। और बिल्कुल साफ आप देखिए जो आप कह रहे हैं, अब उनके जो तमाम भक्त लोग थे, मतलब चेतन भगत जैसा 2 कौड़ी का राइटर, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखने को मजबूर होता है कि अब मोदी का करिश्मा नहीं रहा है, मोदी बहुत परेशान हो गए हैं। ये सारी चीजें तमाम भक्त उस मामले पर पिच नहीं करते। आपने देखा, ध्यान दिया होगा आपने, एक भी भक्तगण से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वो वीडियो नहीं चला कि मेरा गला घोटने की कोशिश हो रही। नहीं तो पहले सब इस पर खबर खेल जाते थे कि मोदी जी के ऊपर ऐसा हो रहा है। इस बार उसको बिल्कुल उनका अपना जो मीडिया है वह भी इस पे प्ले नहीं कर पाया, क्योंकि सबको लगा इस पे प्ले कैसे करेंगे भाई। आप राज्यसभा में सारा विपक्ष वॉकआउट हो जाता है, पूरे समय आप अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और आप कह रहे हैं कि आप ही का गला घोटा जा रहा है, कैसे? अच्छा, और दूसरी तरफ राहुल लगातार मुद्दे पर बने हुए हैं। देखिए, चुनाव में हारने के बाद भी आपने देखा हाथरस पीड़ितों से मिले, गुजरात में अपनी पार्टी को जो संबोधित किया, मणिपुर जाते हैं, नीट के विद्यार्थियों से मिलते हैं और उनका संवाद लगातार जारी है। यह व्यक्ति मुद्दे पर बना हुआ है। राहुल से गोदी मीडिया सवाल करता है कि तुम तमिलनाडु में जो शराब, नकली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, उस पर क्यों नहीं सवाल उठाते? प्रधानमंत्री को कोई पूछ ही नहीं रहा यहां पर। ये राहुल की जीत है मेरे हिसाब से। राहुल वाकई में, और जनता ने इसके लिए ताकत दी है, जनादेश दिया है कि विपक्ष मजबूत हो। वरना वाकई में एक बैलेंस जो बनाया है जनता ने, मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर वाकई में मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनकी ये भविष्यवाणी की 400 पार,
तो आप ये समझिए कि देश में बोलने बताने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। जनता ने आदेश दिया है और राहुल इसका पालन कर रहे हैं कि वो जनता के सवाल और जोर से उठा रहे हैं। और सिर्फ राहुल नहीं, इस समय संसद में एक से एक, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे अभिषेक बनर्जी की बात हुई, हर विपक्षी दल का एक एक नेता ऐसा धुरंधर वक्ता बन के निकल रहा है कि उसके सामने सत्ता पक्ष के पसीने छूट रहे हैं। मैं उसकी चर्चा करूंगा दूसरे मुद्दे पर। दिलचस्प बात है और इसमें त्वरित प्रतिक्रिया आप दोनों की चाहूंगा। देखिए, राहुल गांधी आज की तारीख में इस मुकाम पर हैं बावजूद इसके कि पूरा मीडिया आपके खिलाफ था। आज से नहीं, 12-14 साल से एक जमीन तैयार की जा रही थी आपको पप्पू बताने की, आप पे टारगेट करने की। ठीक है, कुछ गलती उनकी भी थी, उन्हें गैर संजीदा राजनेता के तौर पर देखा जाता था, मगर बावजूद इसके अगर ये व्यक्ति आज राजनीतिक दस्तक दे रहा है तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, और ये ताकत राहुल गांधी ने जनता के बीच जाकर सीखी है। वो इस तरह से जो सामने आए हैं, एक मैच्योर पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन की तरह, स्टेट्समैन की तरह वो बात कर रहे हैं। अगर भारत जोड़ो यात्रा ना की होती अभिसार, और जनता जनार्दन से सीखी ना होती पॉलिटिक्स, क्योंकि बंद कमरों में पॉलिटिक्स नहीं सीखी जा सकती है, और ये ना किया होता तो ये कॉन्फिडेंस भी ना आता। जैसे देखिए, पहला भाषण नो नो नो, सारे हिंदू मोदी जी नहीं है, ये वाला जो पूरा डायलॉग है और जो पब्लिक पोस्चर है, तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। और आज की तारीख में और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है कि तमाम तरह की और चीजों पर वो तुरंत हस्तक्षेप करें, और जो बुलडोजर राज चल रहा है वहां पर भी कांग्रेस एक्टिव हो। ऐसे में मुकुल, आपको लगता है कि क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं या अभी भी वहां पेचीदगियां हैं? अभी नहीं, वो भले ही राजनीतिक तौर पर पेचीदगियां हों, पर एक जन नेता के तौर पर राहुल जरूर उभर रहे हैं। जैसा भाषा ने भी कहा, वो जो यात्राएं थी उन्होंने उन्हें बहुत कुछ दिया, उससे बहुत कुछ सीखा, और वो उसके बाद रुके नहीं, लगातार। अब किसानों का मिलना, किसान को मिलना था, वित्त मंत्री से मिल सकते थे, प्रधानमंत्री, लेकिन वो विपक्ष के नेता से मिल रहे हैं। उन्हें लग रहा है, वहां उम्मीद है कि ये व्यक्ति हमारी बात उठाएगा। और राहुल लगातार, जो भारत एक खोज जैसे थी, एक राहुल जो जिस तरह बने हैं भारत जोड़ो यात्रा से, उसने वाकई में एक नेता का निर्माण किया है। और मुझे लगता है कि हमें इंतजार 2 घटनाओं का करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और 3 राज्यों के चुनाव। मुझे ऐसा लगता है भाषा, अगर इसमें इंडिया गठबंधन को सफलता मिल जाती है तो मुझे लगता है कि ऐसी उल्टी गिनती शुरू होगी, एक ऐसा तूफान आएगा जिसका सामना भाजपा नहीं कर जाएगा। देखिए, खास तौर से मुझे लगता है कि हरियाणा एक टेस्ट केस होगा राहुल गांधी और उनकी टीम के लिए। और यहां पर अभी जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस को और राहुल गांधी को करना चाहिए था, उसमें काफी पीछे हैं वो। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन है, वो एक उनको अपर एज दे रहा है, और इसीलिए देखिए कि सीधी सीधी टक्कर योगी और उनके बीच में इस समय मोदी और अमित शाह को साइडलाइन कर दिया है। ये जो चुनाव है, इनके ऊपर गंभीरता से विचार करना, अपनी टीम को उतारना और एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जीत का भी निर्धारित करना बहुत जरूरी है राहुल गांधी के लिए। अब हम रुख करेंगे अपने दूसरे मुद्दे का। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार का फरमान कांवड़ियों के रूट को लेकर, इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है, क्योंकि न सिर्फ यूपी सरकार बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने भी यह फरमान जारी कर दिया। सवाल यही किया जा रहा है कि क्या ये बुलडोजर मॉडल पर प्रहार है? क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगी भाषा। मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि बुलडोजर मॉडल और जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल है, क्योंकि संविधान के ऊपर आप कांवड़ियों की भीड़ को, उग्र भीड़ को बना रहे हैं, एक भस्मासुर जैसा क्रिएट कर रहे हैं, उस पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाई है। लेकिन यह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से इसका जवाब लोगों ने देना शुरू किया था, मोहब्बत की दुकान लगाकर, वहां पे पोस्टर्स लग रहे थे, मैं खुद देखकर आई थी कुछ जगहों पर, मेरठ और बाकी जगहों पे, ये दरअसल जवाब है। और इसका जवाब आशिक अली, वह कांस्टेबल है जिसने एक कांवड़िए की जान बचाई, और कांवड़िए ने कहा कि यही मेरा असली भाई है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि देखिए, नफरत की एक उम्र होती है, नफरत की काट की हांडी एक हद तक चढ़ाई जा सकती है, मगर भाजपा को ऐसा लगता है कि हमें वोट सिर्फ इसी के जरिए मिलेगा। उनकी निगाह जो है वो 10 सीटों के उपचुनाव पर है, इसलिए इस मुद्दे को उग्र किया जा रहा है। फटकार मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, मगर मुझे नहीं लगता है कि भाजपा सुधरने वाली है। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगे मुकुल।
हाँ, तो मेरा भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अंतरिम रोक लगाकर देश के एक सेकुलर ताने बाने को बचाया है, एक सांप्रदायिक सौहार्द को बचाया है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगली सुनवाई जो 26 जुलाई को होनी है उसमें सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कि भारत या देश की जनता या यूपी की जनता को बांटने, वैमनस्य फैलाने, सांप्रदायिक, ये एक गुनाह है, ये एक अपराध है, उसके लिए सजा मिलनी चाहिए, उस पर एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भाषा, क्या आपको लगता है कि जो बुलडोजर की राजनीति है उस पर प्रहार है, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा, या भाजपा वही ढाक के तीन पात उसी तरह से चलती रहेगी? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की सिर्फ हम बात करें तो जैसे ही योगी के पास ये फीडबैक मिलता है, अनरेस्ट बढ़ता है, तो लखनऊ में जो बुलडोजर उनका चल रहा था वो फिलहाल थम गया। और वो तब थमा जब वो बुलडोजर हिंदुओं पर चलने वाला था। जब तक वो मुसलमानों के घर को जमींदोज कर रहा था, ऑल वाज वेरी गुड। जब तक अकबर नगर में था ठीक था, मगर पंत नगर में आके रुक गया। पंत नगर में आके रुक गया, तो ये दिखा रहा है कि बुलडोजर बड़ा सेलेक्टिव रुकता है अभिसार। और आज की तारीख में आपकी बात बिल्कुल सही है, सिर्फ और सिर्फ नफरत ही इनके पास बच गया है, क्योंकि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये कांवड़ वाला खेल खेला गया, वरना क्यों जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। कांवड़ आज से नहीं निकल रहा, लंबे समय से निकल रहा है, और ये पूरा इलाका एक सांप्रदायिक सौहार्द का इलाका रहा है। और यही मजबूरी हुई कि एनडीए के जो गठबंधन में रालोद हैं, जयंत चौधरी, उनको बोलना पड़ा कि अरे भाई ये मत करिए, आपने दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म हो जाती। बिल्कुल। इससे लगता है कि बुलडोजर और नफरत हर समय सक्सेसफुल नहीं होगा। और 10 चुनाव जो सीटों पे चुनाव है अभिसार, उसके लिए मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को भी जोर लगाना होगा इसी पिच पर। मैं उसकी चर्चा करूंगा 10 सीटों के उपचुनाव की, मगर आप जानते हैं सबसे शॉकिंग ये था जिस तरह से गोदी मीडिया की सोच। गोदी मीडिया का एंकर ये तक कहने लगा कि क्या कांवड़ियों को शुद्धता का अधिकार नहीं है। वो आगे जाके ये भी कहते हैं किस बात के लिए डर रहे हैं। अरे 10 सालों से जो तुम जहर उगल रहे हो, तुमने उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जो कि सोशल बॉयकॉट करने वाले हैं। हमें याद है क्या हुआ था कोरोना की पहली लहर में तबलीगी जमात वाले प्रोपेगेंडा के नाम पर। सबसे शॉकिंग, वो कौन प्रोफेसर है, एक रागी शायद जो भी है, उसने ये तक कह दिया उस आदमी ने कि भाई जो कांवड़ जो आएगा उससे क्या पता सामने वाले ने नहाया नहीं है। मतलब मुसलमान नहीं नहाता है, हिंदू नहाता है। सोच देखिए, घटिया सोच देखिए, तो गोदी मीडिया और इनके प्रचार तंत्र की इस मुद्दे पर। वो सबसे शॉकिंग, यही सबसे बड़ा सवाल था कि ये सोच, अभी तो लोग खुश हो रहे हैं कि धार्मिक आधार पर मुसलमानों को, लेकिन यही सोच आगे बढ़कर जाति पर पहुंचती और फिर लगाना पड़ता कि ये पासवान की दुकान है, ये वाल्मीकि की दुकान है। फिर तो मेरा ये सोचना है कि आगे हमें बताना पड़ेगा कि कांवड़िया किस जात का है, क्योंकि अभी तक खबरें आती हैं कि भाई दलित जाति के कांवड़िए को भी जल चढ़ाने में भी भेदभाव किया जाता है। तो ये है, पर मेरा कहना यह है अभिसार कि भाजपा ये सबक नहीं लेगी, वरना उसे लेना था तो अयोध्या के बाद ले लेती, बद्रीनाथ के बाद ले लेती, लेकिन वो लगातार वही राजनीति जानती है मुकुल, उनके पास वही है। नो दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यही है कि वो कोई सबक नहीं ले गया, उसका मीडिया कोई सबक नहीं लेगा, वो लगातार ये जहर फैलाते रहेंगे। उन्हें लगता है कि अंततः शायद इसमें हमें जीत मिल जाए। लेकिन अभिसार, मुझे लगता है कि इस तरह से इन्होंने जो एक मौके को नफरत फैलाने का इस्तेमाल किया है, और जिस तरह से तमाम राज्य इसमें आ गए, राजस्थान, जयपुर की महापौर वो एक फैसला देती हैं, उज्जैन आ जाता है, अयोध्या आ जाता है। दरअसल ये एक हिंदुओं को डरा हुआ इंसान, और यह इंसान की जो छूने भर से अपवित्र हो जाएगा, इस तरह की एक जो इमेज बना रहे हैं, ये दरअसल बहुत खतरनाक है। भाषा, यही बात मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में कहता हूं। जब मैं सांप्रदायिक मुद्दों पर शो करता हूं तो मैं कहता हूं मैं सिर्फ उस टारगेटेड माइनॉरिटी की आवाज नहीं उठा रहा हूं, मैं हिंदू की आवाज भी उठा रहा हूं। यह सोचिए कि आपको क्या बनाया जा रहा है, और मैं आपको डरपोक बनाया जा रहा है, आपको भड़काया जा रहा है। जब आपके जहन में हमेशा डर और भड़काने वाली भावना रहेगी तो आप खाक तरक्की करेंगे नहीं। और अभिसार देखिए, इसी क्रम में वो सारे वीडियोस जो आते हैं, जो कावड़िया तोड़ रहे हैं, एक ई रिक्शा तोड़ रहे हैं, दुकान तोड़ रहे हैं, मतलब ये कितना शर्मनाक है। और सोच के डर लगता है कि हिंदू लड़कों को क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? तुम्हें नफरत करनी अपने घर में करो। क्या कोई बीजेपी का नेता, बिल्कुल, उसका बेटा जाता है कावड़ बनकर इस तरह से? नहीं। ये कौन लोग जा रहे हैं? ये ऑप्रेस्ड क्लास जा रही है, और ये सारे लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, उनका पूरा आगे का भविष्य बर्बाद है। जो भाषा ने मुद्दा बताया ना, मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, जो हमने देखा, कम से कम 4 तस्वीरें आई थी। मैंने एक तस्वीर को देखा कि बिल्कुल बेसुध होकर वो जो कावड़िए हैं एक मोटरसाइकिल को मार रहे हैं और शंकर बाबा की जय के नारे लगा रहे हैं। एक जगह मैं देख रहा हूं कि एक ई रिक्शा, अब जाहिर सी बात है ई रिक्शा कोई गरीब चला रहा है, एक दिव्यांग को मार रहे हैं।
शुक्र है एक पुलिस वाला आया और उसने उनको फटकारा। और सबसे शॉकिंग, और मैं चाहूंगा इस पर आप टिप्पणी दें, पुलिस जिस तरह से निरंकुश खामोश बैठी है, समझाने की कोशिश कर रही है, कुछ नहीं। तो यही वजह है कि उन्हें एक अपर हैंड दिया गया। उन्हें लग रहा है कि हम कानून से ऊपर हैं। उनके ऊपर जब फूल मालाएं मुख्यमंत्री पुष्प अर्पित करते हैं, उन्हें फेंकते हैं, तो उन्हें ये लगने लगा है कि हम कुछ ऊपर हैं दरअसल। और ये जो एक वर्ग जो आया है वो वाकई में अपने आप में, कई जगह जो कांवड़िए निकलते हैं, जो रोजगार और तमाम तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, फिर उन्हें लगता है अब, और वो एक ग्रुप में है तो उन्हें लगता है कि हमें एक ताकत आ गई। और मैं एक चीज, जब हिंदू की बात हो रही है, मैं कहूं कि ये नफरत किसके नाम पर फैलाई जा रही है? शिव के नाम पर। और शिव मतलब जिसे बहुत लोग जो नास्तिक भी हैं वो भी उनके लिए प्रिय होंगे शायद, क्योंकि वो औगढ़ हैं। उन्होंने जो मिथक में कहा जाता है कि सुर असुर में भी भेद नहीं किया, देव दानव में भी भेद नहीं, वो सबके देवता हैं। उस शिव के नाम पर ऐसी नफरत, मुझे लगता है कि ये तो हिंदुओं को भी सोचना चाहिए। नहीं, बट वो तो देखिए ऐसा है, वो देखिए वो तो भारतीय जनता की बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। राम के नाम पर भी आप वही करते हैं, कृष्ण के नाम पर भी वही करते हैं, ये इनकी सोच है। ये तो जनता को समझना पड़ेगा। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो ये किया, क्या आपको लगता है ये केंद्र से कटकर उन्होंने किया? क्योंकि देखिए वो चुनौती का सामना भी कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच गए थे, उन पर दबाव बन रहा था। तो क्या आपको लगता है खुद को असर्ट करने के लिए भाषा, इसको लेकर उभरे सारा मैनेज हो गया? आप देखिए, जिस दिन से कांवड़ वाला डिसीजन होता है अभिसार, उस दिन के बाद से आज की तारीख बीजेपी में रिफ्ट है। बीजेपी में दोनों डिप्टी सीएम को बाहर कर दिया है, चुनाव प्रचार में वो लग गए हैं। कहीं खबर आपको दिख रही है? नहीं तो प्राइम टाइम न्यूज यही चल रही थी कि योगी और इनमें लड़ाई हो रही है, योगी बनाम मोदी हो रहा है। सारा का सारा एक साथ मैनेज हो गया, क्योंकि अब कांवड़ है और कांवड़ के नाम पर सारी की सारी उन्होंने मशीनरी को झोंक दिया। और हम और आप तो यहां पर बैठे हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो तो जा के वहां पूछ रहा है ना, क्या आप खाएंगे, क्या आप खाएंगे, क्या आप खाएंगे। एक नॉन इशू, इट वॉज अ कंप्लीटली नॉन इशू, नॉनसेंस इशू, जिसको उन्होंने इशू बनाकर इतने बड़े पैमाने पे सबको डरा धमका के यहीं पे ला दिए। विपक्ष को भी यही बात करनी पड़ रही। नहीं तो देखिए, उससे पहले विपक्ष अखिलेश लगातार बोल रहे थे ना कि योगी जी की सरकार संकट में है। अब कांवड़ संकट में है, आस्था संकट में है और मुसलमान संकट में है। यही डिबेट है। आखिरी सवाल यहां मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है इसका मकसद कहीं ना कहीं वो 10 सीटें भी हैं जहां उपचुनाव होने वाले हैं? और क्या आपको लगता है इस मुद्दे का असर पड़ सकता है, खासतौर से जो हमने देखा लोकसभा में जो हुआ? कोशिश तो यही की गई है, और इसका असर जो केंद्र और यूपी की लड़ाई थी, योगी और मोदी शाह की लड़ाई थी, वो इसी वजह से पासा वो फेंका गया था। और सही कहा भाषा ने, उसके बाद वो चीज डिस्कोर्स ही बदल गया। और उसमें उन्होंने ये दिखाना है कि मैं मोदी से बड़ा हिंदू हूं। अब इस मुद्दे पर मोदी जी क्या करें? एनडीए के साथी कह रहे हैं, पर मोदी जी फोन नहीं कर पाई योगी जी को। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक सहारा मिला, वो तो ये हुआ कि मोदी जी को राहत मिली होगी और शाह को। लेकिन वो यही है कि कौन बड़ा हिंदू है और उनकी लड़ाई, और उसने पूरा डिस्कोर्स चेंज करना। लेकिन मुझे नहीं लगता, जैसे इतनी बड़े प्रोपेगेंडा के बाद यूपी ने जो संदेश दिया है, वो मुझे लगता है आगे भी जाएगा। करना चाहेंगे अपने तीसरे मुद्दे का, और मुद्दा है आम बजट आता है। एक ऐसा बजट जिसका समर्थन पालतू पत्रकार नहीं करते हैं, जिसका समर्थन अंधभक्त भी नहीं करते हैं। और उस बजट के खिलाफ जब विपक्ष मैदान में उतरता है तो ऐसा शक्ति प्रदर्शन हम देखते हैं जो अप्रत्याशित है। ऐसा आत्मविश्वास हम विपक्ष में देखते हैं जो अप्रत्याशित है। उसने विपक्ष में एक एकता ला दी है, एक ऐसा विश्वास सदन के अंदर जहां वो लोकसभा और राज्यसभा की जो चीजें हैं उसे चुनौती दे रहे हैं। वो क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल? बिल्कुल, ये बजट ऐसा मौका था जब एक सरकार बड़ा संदेश दे सकती थी। अब उस पर वो दोबारा से मोदी 3.0 सरकार आई है, लेकिन पहले बजट में भी ऐसा कुछ जनता को नहीं दे पाई। यही वजह है कि विपक्ष हमलावर हुआ, मजबूत हुआ, और उसने बताया कि कुछ चीजें जो हो पाई वो हमारी कॉपी की गई है, लेकिन कुछ नहीं दिया। और ये भेदभाव का आरोप बिल्कुल सही है कि देश में केवल 2 राज्य नहीं है जहां आपसे बैसाखियां मिली हैं, देश में और भी राज्य हैं। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? देखिए, इसने पूरे विपक्ष को एक आइडियोलॉजिकल लाइन में बांध दिया है। सबने एक स्वर में कहा कि यह कुर्सी बचाओ बजट है, और आप देखिए कि इसी से हेडलाइंस भी मैनेज हुई हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस लाइन पर
अटैक करते हैं और बजट को जन विरोधी नहीं, संघीय फेडरल स्ट्रक्चर के विरोधी बताते हैं। मुझे लगता है कि ये जो अपर हैंड लिया है विपक्ष ने इस बार, वह अप्रत्याशित है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि विपक्ष बहुत खूबसूरती से इस मुद्दे को उठा रही है कि यह सिर्फ सरकार बचाओ बजट है, क्योंकि आपने जो कुछ दिया सिर्फ आंध्र और बिहार को दिया। और दिलचस्प बात यह कि उद्धव सेना ने जिस तरह से महाराष्ट्र अस्मिता का मुद्दा उठाया कि क्या महाराष्ट्र से नफरत करते हैं, क्योंकि आपने घोषणा तक नहीं की। एक तीर से दो शिकार, एक तरफ सरकार की छवि कि ये तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बजट पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चुनाव होने वाले महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की तौहीन की जा रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह से भाषा आंध्र और बिहार वाला मुद्दा बनाया गया है, आपने देखा जिस तरह से वित्त मंत्री ने पेश भी किया था जी, आंध्र को खास तौर से रेखांकित करके, जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया, इन तमाम चीजों से भी विपक्ष को एक तरह से हथियार मिल गया प्रहार करने के लिए। बंगाल अस्मिता का मुद्दा उठ गया, महाराष्ट्र अस्मिता का मुद्दा उठ गया, और यह मुश्किल है भाजपा के लिए। और देखिए कि जिस तरह से इन दोनों राज्यों को भी झुंझुना पकड़ाया गया, बड़ा मजेदार बात है कि उनको मिला लॉलीपॉप है और वो बड़े खुश हो रहे हैं। स्पेशल स्टेटस दोनों को नहीं दिया, दोनों की मांग थी। मोदी जी ने चुनावी भाषण में आखिरी रैली जो एड्रेस की थी बिहार में, उसमें बकायदा वादा किया था कि आप हमें यहां से सीटें दीजिए, हम बिहार के लिए स्पेशल पैकेज लेंगे। तो एक बात जो बहुत साफ हो गई कि इन दो राज्यों और बाकी सारे राज्य, जैसे तमिलनाडु ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाए। सारे के सारे गठबंधन के जो लोग हैं वो एकजुट होकर यह बताने की उन्होंने पूरी कोशिश की, और वो एक हेडलाइंस भी बनी। सब जगह ये आया कि दो लोगों को, दो राज्यों को वेटेज मिली क्योंकि सरकार बचानी है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज अभिसार की, आपने जो नौजवानों, अब आप देखिए इस भाषण में पहली बार निर्मला सीतारमण ने 2014 के बाद से अब तक 10 साल में 30 बार से ज्यादा बेरोजगार और रोजगार का जिक्र किया। विकास 10 से भी कम नंबर पर पहुंच गया, विकास टर्म। इससे लगता है कि विपक्ष और जो जमीन का सबक है कि लोग नाराज हैं, आपको रोजगार की बात करनी होगी, झुंझुना ही दीजिए, लेकिन आपको देना तो पड़ा कम से कम। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा? जिस तरह से विपक्ष जो है सदन के अंदर लगातार घेर रही है, 3 अहम राज्यों में चुनाव हैं, क्या इसका असर वहां पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आपने जैसे अभी महाराष्ट्र का जिक्र किया, यूपी से भी बात उठी, अखिलेश ने भी ये कहा कि भाई यहाँ तो डबल इंजन है। आपने डबल इंजन को क्या दिया? उत्तराखंड को क्या मिला? यूपी को क्या मिला? मैं तो कह रहा हूं मणिपुर, जहां राहत पुनर्वास की बहुत जरूरत है, उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए तो कोई शब्द नहीं बोलते। लद्दाख के लिए क्या बात हुई है? जम्मू कश्मीर के लिए क्या बात? किसी के लिए कोई नहीं, केवल अपना। और कुछ चीजें जो बोली बेरोजगारी की, वो वही है कि जनता ने एक सबक दिया है तो इसलिए बेरोजगारी बोलना पड़ा। और जो थोड़ा बहुत ये मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स, पूरा मीडिया मैं उस दिन देखता रहा, समझाता रहा कि कितना बड़ा ये ऐलान हो गया है, 17,500 बच जाएंगे, हो जाएंगे। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि ये जो बचत बता रहे हैं, ये तो महंगाई हमारी ये जो 17,500 की जो बचत वाली बात थी, ये भी लोगों को हजम नहीं हो रही है। मिडिल क्लास सोच रहा है शायद हमारे लिए प्राइम टाइम डिबेट्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। महंगाई पहले ही ये बचत खा चुकी, नौकरियां खा चुकी है जो इनकी नीतियां हैं। अब उसमें ये बचत क्या ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। बड़ा मजेदार है कि इसमें जो छोटे निवेशक हैं उनके ऊपर जो आपने टैक्स लगाया, छोटे निवेशक कितने हैं? 10 करोड़ रजिस्टर्ड हैं। तो आप फैमिलीज ले लीजिए, 3 को भी मानिए तो 30 करोड़ लोग इस देश में, उनके ऊपर आपने जो टैक्स लगा दिया इसमें, और आप देखिए उसका सीधा सीधा असर कि जो रिफॉर्म्स वाली सरकार है उसका बजट होता है और शेयर मार्केट गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये छोटे निवेशकों की जिंदगी से जुड़ा मसला है। आप यहाँ पर बिल्कुल रिग्रेसिव काम उठाते हैं जब इकोनॉमी आपकी ऑलरेडी बैठ रही है, और तमाम आपने दावा कर दिया भाई निर्मला जी ने कि 4.1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, और उसके तहत 500 कंपनियां चुन ली। आज की तारीख में देखिए सारे कंपनी वाले परेशान है कि भाई 20,000 लोगों को हम नहीं दे सकते अप्रेंटिसशिप, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए कहीं से भी कोई सेक्शन मुझे अभिसार खुश नजर नहीं आ रहा। और बिहार में तेजस्वी ने जिस तरह से बखिया उधेड़ दी, जो 26,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उन्होंने 3 की तो फोटो डाल दी कि गडकरी जी पहले ही बक्सर वाला हाईवे इनॉग्रेट कर चुके हैं, ये रास्ता पहले आ चुका है। रीपैकेजिंग जो की गई है, तो इन लोगों को भी अपना जान बचानी है, फेस सेविंग करनी है, नीतीश को और इनको। और सबसे दुख की बात यह है शिक्षा पर जो हर गुजरते साल के साथ खर्चा जो है वो कम हो रहा है।
एट सबसे जिसे कहते हैं रिकॉर्ड स्तर पर कम बजटीय खर्चा उस पर आया है, और वो दिखाई भी दे रहा है कि शिक्षा के प्रति आप कितने गंभीर हैं। पेपर लीक से लेकर जिस तरीके से वाइस चांसलर नियुक्त किए जाते हैं, और शिक्षा पर खर्च कम। शिक्षा बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, फिर रोजगार मांगेंगे ना लोग, तो वो इसलिए नहीं चाहते कि आप पढ़ें। अब मैं कह रहा हूं इस बजट के बाद भी विपक्ष को इसलिए मजबूती मिली है कि सारे सवाल वहीं खड़े हैं, चाहे वो रोजगार का सवाल है, चाहे वो शिक्षा का सवाल है, चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल है, सारे सवाल वहीं खड़े हैं। उसका कोई हल नहीं हो पाया है इस बजट से भी, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बजट भी लोगों को कुछ खुश नहीं कर पाया। और जैसे किसान का सवाल था, उन्होंने कहा कि भाई आपने एमएसपी, ये तो बात ही नहीं हो रही, एमएसपी की लीगल गारंटी की जो बात होनी थी, और उसे केवल उसकी वो नहीं चाहिए, गांव में शिक्षा भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए। हाँ। सारे सवाल वहीं खड़े हैं, इसलिए मुझे लगता है कि एक खाली एक चीज और जोड़ दे कि मनरेगा जो लाइफलाइन है ग्रामीण भारत की, इतना भीषण अनरेस्ट है, और आपने उसका बजट बढ़ाया नहीं, मतलब रियल टर्म्स में घट गया। शिक्षा का आपने बताया, शिक्षा का घट गया, इसका घट गया, स्वास्थ्य का घट गया है, और शिक्षा का तब घटा है, हम लोग बात कर रहे थे एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो उसका हाल ये है कि उसके पास 25 से भी कम परमानेंट स्टाफ हैं, उसके पास अपना ऑफिस नहीं अभिसार, जिसके ऊपर हमारे देश के बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल और भाषा, आप दोनों का। इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।